हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने मोस्टली दो थ्योरम लिए थे, दैट इज मेरे ख्याल से कोलिनियर वेक्टर्स का लिया था, सॉरी कोप्लनर वेक्टर्स का. इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लनर वेक्टर देन वन ऑफ द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स. ठीक है. और एक थ्योरम लिया था हमने, इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन कोप्लनर वेक्टर्स and r bar is any vector in a space can be uniquely expressed as a linear combination with a bar b bar and c bar, यानी r bar is equals to x a bar plus y b bar plus z c bar. ये हमने प्रूफ देखे थे. ठीक है ना. तो आज हम डिस्कस करने वाले सेक्शन फॉर्मूले. सपोज P डिवाइड्स सेगमेंट AB internally in the ratio, internally in ratio m as to n, then position vector of point P, that is small p bar, is equals to mb bar plus na bar upon m plus n, where a bar and b bar, these are the position vectors of point A and B, and small p bar, that is the position vector of point P रहेगा. प्रूफ देखेंगे इसमें. ठीक है. अभी ये a b पॉइंट ले लेंगे, P इन बिटवीन A और B के बीच में ले लेंगे. चलो P डिवाइड सेगमेंट AB यानी AP अपॉन PB, ये रेशियो क्या लेना आपको, m स्क्वायर लेना. अभी हम पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है. तो OA बार ये क्या बनेगा, स्मॉल a बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. OP बार दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये क्या रहेगा, OB बार दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, दैट इज स्मॉल b बार रहेगा. अभी डायरेक्शन A टू P टू B रहेगी डायरेक्शन. ठीक है. ये आपको लिखना पड़ेगा, लेट OA बार इज इक्वल्स टू A बार, OB बार इज इक्वल्स टू B बार, OP बार इज इक्वल्स टू P बार आएगा. ठीक है. उसके बाद P डिवाइड्स AB ना, तो कैसे रहेगा रेशियो, AP अपॉन PB, ये रेशियो कितना रहेगा, M अपॉन N. अभी यही रेशियो हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज AP बार अपॉन PB बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, M अपॉन N. ठीक है ना. और ये रेशियो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि AP और PB दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो डेफिनेटली अभी क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा देयरफॉर n टाइम्स AP बार इज इक्वल्स टू m. हाँ देख लो फिर क्या हो रहा है, P डिवाइड्स AB ना, तो ये AP अपॉन PB क्या रहेगा, m अपॉन n रहेगा. तो हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे AP बार अपॉन PB बार क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू m अपॉन n. अभी ये रेशियो पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि AP बार और PB बार दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए ये रेशियो पॉजिटिव ले रहे हैं. हाँ दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट रहती तो हम ये रेशियो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. फिलहाल तो ये रेशियो पॉजिटिव क्योंकि बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन रहेगा. फिर अब ये सॉल्व कर देंगे, दैट इज n टाइम्स कितना आएगा, n टाइम्स AP बार इज इक्वल्स टू m टाइम्स PB बार आएगा. अभी n टाइम्स AP बार कैसे लिखेंगे, स्मॉल p बार माइनस a बार आएगा इज इक्वल्स टू m टाइम्स PB बार क्या रहेगा, b बार माइनस p बार आने वाला है. अब ये सिंप्लीफाई करना है, देयरफॉर n टाइम्स p बार माइनस n टाइम्स a बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, mb बार माइनस mp बार. ठीक है. क्या करेंगे, अभी mp बार को लेफ्ट में ले लेंगे और माइनस na बार को राइट में ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ये देखो स्टेटमेंट, mp बार प्लस np बार इज इक्वल्स टू mb बार प्लस na बार आएगा. ठीक है ना. देयरफॉर इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, p बार आएगा लेफ्ट में से, तो ये m प्लस n आने वाला है इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा mb बार प्लस na बार. सो हम p बार इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस na. ठीक है. दैट इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. P डिवाइड सेगमेंट, ऐसा रीड करते हैं, P डिवाइड्स सेगमेंट AB, ये रीड करते पहले, AB प्लस na इंटरनली इन द रेशियो m एस टू n. ठीक है. यानी आपको दिया होगा सपोज P बार इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है, सपोज थ्री सी बार प्लस 2a बार अपॉन 3 प्लस 2, इस फॉर्म में दिया है. तो ये कैसे रीड करेंगे आप, P डिवाइड सेगमेंट AC प्लस na इंटरनली इन द रेशियो 3:2. ठीक है ना. दैट इज P डिवाइड्स AC इंटरनली इन रेशियो क्या रहेगा, 3:2. ठीक है. ये एग्जांपल लिया है मैंने. अभी हो गया इन वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है, सपोज A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ले लेंगे और P x y z एज्यूम करेंगे, तो P का x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. y कोऑर्डिनेट my2
प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ p mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये कौन सा फॉर्म आएगा? कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सपोज इसमें भी p सपोज ab का मिड पॉइंट रहेगा तो p बार क्या बनेगा? m/n रेशियो क्या रहेगा? 1:1 रहेगा, तो p बार क्या बनेगा? डेफिनेटली a बार प्लस b बार अपॉन 2 आने वाला है। ये मिड पॉइंट फॉर्म आएगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि m और n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी ना, 1:1 रेशियो आएगा। सपोज p ab का मिड पॉइंट रहेगा तो p बार इज a बार प्लस b बार अपॉन 2। ओके, नोट दिस। हाँ देख लो, अभी सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन आएगा। देखो सपोज P डिवाइड सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो P बार इज mb बार माइनस na बार अपॉन m माइनस n। इसका वेक्टर डायग्राम देख लो। अभी AB को बाहर से डिवाइड कर रहा है P, तो ये B यानी P आपको बाहर दिखाना पड़ेगा, AB के बाहर, सेगमेंट AB के बाहर दिखाना पड़ेगा। फिर से आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है, OA बार स्मॉल a बार, OB बार स्मॉल b बार एंड OP बार स्मॉल p बार आएगा। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अभी ये P डिवाइड कर रहा है AB को, तो रेशियो कैसे रहेगा? AP अपॉन PB, ये रेशियो रहेगा ना। तो A टू P की डायरेक्शन और P टू B की डायरेक्शन अपोजिट है इसमें। तो आपको प्रूफ जो करना है ये पहले जैसा ही प्रूफ है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो अभी ये तो आपको ऐसे भी करना है, लेट OA बार इज इक्वल्स टू A बार, OB बार इज इक्वल्स टू B बार, OP बार इज इक्वल्स टू P बार। ये पोजीशन वेक्टर तो आने वाले। उसके बाद क्या करना है आपको? डेफिनेटली AP अपॉन PB, ये रेशियो क्या रहेगा? m अपॉन n। अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज AP बार अपॉन PB बार। ये रेशियो डेफिनेटली माइनस m अपॉन n रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज बोथ द वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, A टू P और P टू B, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, फिर n टाइम्स AP बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? m टाइम्स माइनस m टाइम्स PB बार आने वाला है। ठीक है, फिर से वैसे ही करना है प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। n टाइम्स AP बार P बार माइनस A बार आएगा, माइनस m टाइम्स B बार माइनस P बार। अभी सिंप्लीफिकेशन ही बाकी से n P बार माइनस n A बार इज इक्वल्स टू माइनस m B बार प्लस m P बार। ठीक है, अभी क्या करेंगे? ये n P बार को लेफ्ट में लेके जाएंगे और m B बार को राइट में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा? देखो ये माइनस m B बार लेफ्ट में क्या होगा? प्लस m B बार, माइनस n A बार वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू m P बार माइनस n P बार। तो इसमें से P बार कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा? ये m माइनस n टाइम्स P बार, और यह वैसे ही रहेगा तब m B बार माइनस n A बार। फिर क्या करेंगे? फिर से P बार का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर P बार क्या बनेगा? फिर m B बार माइनस n A बार अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर क्या बनेगा? एक्सटर्नल डिवीजन। ये भी एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, प्रूव दैट। ठीक है ना। अभी इसमें क्या रहेगा? सेक्शन फॉर्म, अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सपोज P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा P का? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। एंड z कोऑर्डिनेट mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा है? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और इन वेक्टर फॉर्म रहेगा। ओके, नोट दिस। देख लो, अभी नेक्स्ट वन है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन G बार इज A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन Q बार। ये भी एग्जाम में आ सकता है, आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से वही करना है, ट्राइंगल ABC निकालना है। आपको पता है मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है, और मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। उस कॉन्करेंट पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इंटरनली इन द रेशियो टू S2 होता है। तो हम पहले इसमें सेंट्रॉइड दिखाएंगे, सर मीडियन दिखाइए। AD, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC ले लेंगे, तो ये डेफिनेटली AD क्या बन जाएगी? मीडियन, और G पॉइंट इस पर ले लेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है? सब पोजीशन वेक्टर एज्यूम करने के। लेट A बार B बार C बार D bar and G bar be position vectors of points, position vectors of points जो भी है वो लिख देंगे A, B, C, D, G रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है आपको, पहले डी डिफाइन करना है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो डी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, सिंस डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यह लिखना पड़ेगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी आएगा, सो डी बार इज बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, इसको नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अभी ये जी क्या है, सेंट्रॉइड है, और एडी क्या है, मीडियन है, तो यह लिखना पड़ेगा जी डिवाइड्स मीडियन एडी internally in the ratio, internally in ratio m s to n, that is 2s to 1, क्या रहेगा 2s to 1 रेशियो रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे फॉर इंटर डिवीजन, स्मॉल जी बार इज, क्या फॉर्मूला बनेगा, एडी को डिवाइड कर रहे हैं तो m टाइम्स डी बार प्लस n टाइम्स a बार अपॉन m प्लस n, और m और n की वैल्यू 2 और 3 डाल देंगे, तो 2 टाइम्स डी बार प्लस 1 टाइम्स a बार अपॉन 2 प्लस 1, तो डी बार की वैल्यू डाल देंगे, डी बार कितना है, डी बार इज डी बार प्लस सी बार अपॉन 2, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 प्लस ए बार अपॉन 3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा, सपोज ए इज x1 y1 z1, b is x2 y2 z2, और c is x3 y3 z3, then x coordinate of G is x1 plus x2 plus x3 upon 3, y coordinate y1 plus y2 plus y3 upon 3, and z coordinate z1 plus z2 plus z3 upon, ये कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। ओके, नोट दिस। हाँ देख लो, सपोज सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का भी फॉर्मूला आपको पता है, इफ G is the centroid of tetrahedron रहेगा ABCD, then G bar is a बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन 4। टेट्राहेड्रॉन आपको पता है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, उसको चार क्या होते हैं, 4 फेसेस होते हैं ना, सभी के सभी चारों फेसेस क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। ठीक है ना, और ए बी सी और डी, ये आपका टेट्राहेड्रॉन रहेगा। और आपको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का होता है टेट्राहेड्रॉन का, ए वर्टेक्स लिया सपोज, उसके अपोजिट जो ट्राइंगल है बी डी सी, उसका जो भी सेंट्रॉइड रहेगा, सपोज इसका सेंट्रॉइड है सपोज डी, सपोज डी नहीं, हम ई ले लेंगे, चलो ई इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बी डी सी ले लेंगे सपोज। तो क्या करना है, इसका जो सेंट्रॉइड होता है टेट्राहेड्रॉन कहाँ लाइज होता है, सपोज ए वर्टेक्स अपोजिट, ए वर्टेक्स लिया, उसके अपोजिट जो ट्राइंगल है उसका जो क्या दिया है, सेंट्रॉइड दिया है, ये सेगमेंट ज्वाइन कर देंगे, यानी E, ये मीडियन बन जाएगी टेट्राहेड्रॉन की, और उस पर ही आपका सेंट्रॉइड लाइन होता है G टेट्राहेड्रॉन का, और ये G डिवाइड्स AE इंटरनली इन द रेशियो 3:1, ये आपको याद रखना, बाकी तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या प्रूव करना है, G बार इज A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4। ठीक है, यहां मैंने क्या लिया, E इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल BDC लिया है मैंने, ये आपको लिखना पड़ेगा, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार, ठीक है ना, जी बार, ये क्या रहेंगे, बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई जी रिस्पेक्टिवली, बराबर है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, लेट ई बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है, बेस ट्राइंगल लिया है मैंने BDC, तो ई बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस डी बार प्लस सी बार अपॉन 3, ये किसका बनेगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल BDC आएगा, स्मॉल ई बार इज इक्वल्स टू। ठीक है, अभी आपको पता है G डिवाइड्स, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, G डिवाइड्स AE इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन रेशियो क्या रहेगा, 3:1। ठीक है, फिर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, G बार इज इक्वल्स टू क्या बढ़ेगा, M E बार, बराबर ना, M E बार प्लस N A बार अपॉन M प्लस N, और यहाँ M और N की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, M कितना है 3 E बार प्लस 1 A बार अपॉन 3 प्लस 1, E बार की वैल्यू पता है आपको, B बार प्लस D बार प्लस C बार अपॉन 3, ये वैल्यू डाल देंगे, 3 टाइम्स B बार प्लस D बार प्लस C बार अपॉन 3 plus 1 A bar, that is A bar रहेगा, upon 3 plus 1 4, 3 3 cancel, so that is A bar plus B bar plus C bar plus D bar upon 4 आने वाला है।
दैट इज जी बार दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा, जी एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन क्या रहेगा 4। वैसे y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 एंड z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। ओके, नोट दिस। देख लो अभी उसके बाद कौन सा है, अभी आपको पता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पहला जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये आपको पता है। ए बार डॉट बी बार की डेफिनेशन आपको पता है। फर्स्ट पॉइंट, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। थीटा ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, वेयर ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्या रहेगा, बी बार है। ये सिंपल जनरल डेफिनेशन किसकी, ए बार डॉट बी बार की, ए बी कॉस थीटा। उसके बाद सेकंड, अभी देखो ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा है, तो इससे हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। और एक्यूट इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, थीटा नेवर बी नेगेटिव, तो कॉट थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, अभी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सपोज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार रहेगा सपोज, देन थीटा कितना रहेगा, डेफिनेटली 90 रहेगा। तो ए बी, अभी ए बार डॉट बी बार क्या रहेगा, ए बी इंटू क्या बनेगा, थीटा कितना रहेगा, डेफिनेटली 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो ए बार डॉट बी बार हमेशा कितना होता है, 0 होता है व्हेन टू वेक्टर्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर। ए बार डॉट बी बार इज ऑलवेज 0 होता है, यानी आपको पता है आई जे और के कैप ये क्या रहेंगे, सब यूनिट वेक्टर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप एंड के सॉरी आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 है। क्योंकि यार देखो आई जे ये सब परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, आई कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, ये जे कैप वाई एक्सिस और के कैप का होता है जेड एक्सिस पे होता है यूनिट वेक्टर, तो डेफिनेटली उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक। उसके बाद सपोज ए बार पैरेलल टू बी बार रहेगा और इक्वल वेक्टर रहेगा सपोज, तो थीटा कितना रहेगा, 0। और कॉस 0 आपको पता है, कॉस 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ए बार डॉट कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ए बार डॉट बी बार क्या रहेगा, ओनली ए बी आएगा, ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। ये कब आएगा, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर पैरेलल रहेंगे, ठीक है ना, और इक्वल रहेंगे। तो क्या बनेगा, देखो ए बार डॉट ए बार क्या बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर ही आएगा, और ए स्क्वायर क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी सपोज हम दो वेक्टर सेम लेंगे, सपोज आई कैप डॉट आई कैप ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ये आई कैप का स्क्वायर आएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का क्या बनेगा, स्क्वायर आएगा, दैट इज 1। सो आई डॉट आई हमेशा कितना होता है, 1। वैसे ही जे डॉट जे बी क्या रहेगा, 1 रहेगा। के डॉट के भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा वाला है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है। अभी इसमें क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट पोजेसेस कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार होता है, ठीक है ना। यानी ए बार डॉट बी बार क्या होगा, ए बी कॉस थीटा ही रहेगा। बी बार डॉट ए बार भी लेंगे तो भी क्या आने वाला है, बी ए कॉस थीटा ही आने वाला है, ठीक है ना। इसमें थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, बराबर ना, पॉजिटिव ही आता है। इसलिए ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार ही रहेगा इसमें, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम ही रहेंगे। तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार और बी बार एंड ए बार हम थीटा और माइनस थीटा भी लेंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार, यानी स्केलर प्रोडक्ट पोजेसेस कम्यूटेटिव लॉ, ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार
इसका फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और बी होता है, ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। इसका भी प्रूफ देख सकते हैं आप, ए बार ऑन बी बार है ना, सपोज ओ बी बार मैंने ले लिया ये स्मॉल बी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ले लिया मैंने, ठीक है ना, यानी ये ओ बी बार हमने बी एज्यूम किया, ये ओ ए बार सपोज हम ए बार एज्यूम करेंगे। और ये प्रोजेक्शन क्या होता है, सपोज मैंने ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सॉरी टू ओ बी ड्रॉ करेंगे, तो ये ओ एम क्या बनेगा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बनेगा। तो ये ओ एम क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन क्या रहेगा, बी बार, और एंगल बिटवीन देम सपोज थीटा ले लेंगे। अभी ओ एम, अभी कॉस थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, ए एम ओ, कॉस थीटा क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड, बराबर ना, यानी ओ एम कॉस थीटा, ठीक है, ये तो आपको निकालना है। कॉस थीटा क्या रहेगा, डेफिनेटली एडजेसेंट साइड यानी ओ एम अपॉन ओ ए रहेगा, ओ ए हम ए ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना, तो ओ एम की वैल्यू क्या बनेगी, ए कॉस थीटा, तो ओ एम क्या बनेगा यार, ए कॉस थीटा, और यहाँ बी अटैच कर देंगे तो डेफिनेटली ये ए बी कॉस थीटा किसकी डेफिनेशन आएगी, ए बार डॉट बी बार की, तो हम ऊपर और नीचे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, तो ए बी कॉस थीटा किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेटली ए बार डॉट बी बार की, अपॉन बी यानी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार भी होता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है, ठीक है ना, तो यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, अभी वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेटली बी बार डॉट ए बार और ए बार डॉट बी बार एक ही होता है, तो ये ए बार डॉट बी बार अपॉन ऑन किस पर, ए बार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार आएगा, ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार रहेगा इज सेम एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सपोज ए बार इज गिवन a1i प्लस b1j प्लस c1k आएगा, सपोज k क्या पी रहेगा, और b बार रहेगा सपोज a2i प्लस b2j प्लस c2k कैप जो भी रहेगा, तो a बार डॉट b बार हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i यानी a1 a2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j दैट इज b1 b2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k दैट इज c1 c2 रहेगा। क्योंकि देखो i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, बट i डॉट j i डॉट k क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए ये a1 a2 ही आएगा। वैसे ही j डॉट j कितना होता है, 1 होता है, लेकिन बाकी j डॉट i j डॉट k 0 होता है, इसलिए b1 b2 आएगा। और वैसे c1 c2 क्यों आएगा, क्योंकि k डॉट k कितना होता है, 1 होता है, बाकी सब k डॉट j k डॉट i क्या रहता है, 0। तो ये फॉर्मूला है a बार डॉट b बार निकालने के लिए, यानी सपोज a बार दिया होगा सपोज 3i प्लस 4j प्लस 7k एंड b बार इज गिवन 3i माइनस 4j माइनस 8k रहेगा, तो आपको क्या करना है, a बार डॉट b बार यानी क्या रहेगा, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू माइनस 8 जो भी है, और इसका आंसर जो भी रहेगा वही 9 माइनस 16 माइनस 56, और इसको आपका आंसर निकालना है, 9 माइनस 16 आएगा माइनस 7 माइनस 56, जो भी रहेगा आंसर दैट इज 63 माइनस 63, ठीक है। तो ये ए बार डॉट बी बार आने वाला है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो। तो अभी हम ए बार क्रॉस बी बार स्टडी करेंगे, ठीक है ना, सर ए बार क्रॉस बी बार नहीं, पहले उसके पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। सपोज ए बार बी एनी वेक्टर इन एक्स वाई जेड प्लेन, ए बार विच इज पासिंग थ्रू सपोज ओरिजिन रहेगा, इज एनी वेक्टर इन एक्स वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, then angle made by a bar with x axis, with y axis and with z axis are known as direction angles alpha, beta and gamma, ठीक है ना। ये a बार क्या रहेगा, एनी वेक्टर रहेगा जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है सपोज, दो एंगल मेड बाय a बार with x axis, y axis and z axis are known as direction angles and they are denoted by alpha, beta and gamma। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स,
डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और दे आर डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। और तीनों में एक रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। ये इन शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस रहेगा, ठीक है ना। यानी एल बी एनी लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू ओरिजिन और ए बार बी एनी वेक्टर passing through origin, then angle made by a bar with x axis, y axis and z axis in positive direction are known as direction angles. They are denoted by alpha, beta, gamma, and cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines. They are also denoted by L, M and N. तो तीनों में रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है, 1। अब इसका प्रूफ देखना है हमको सब। ये एग्जाम में आ जाता है, मोस्टली 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। इफ अल्फा, बीटा एंड गैमा दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इन स्पेस रहेगा, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज 1। तो ये कैसे प्रूव करना है, देखो। लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर a बार लेना है, ठीक है ना, सच दैट OP बार इज इक्वल टू R बार लेना है। यहां लिखना पड़ेगा, प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे प्रूफ। लेट a बार बी एनी वेक्टर in space passing through origin, passing through क्या रहेगा, origin, ठीक है। सो अल्फा, बीटा, गैमा दैट इज डायरेक्शन एंगल्स एंड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, आर द डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर अभी इसमें आपको क्या करना है, लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन a बार सच दैट OP बार इज इक्वल टू R बार, OP बार इज इक्वल टू R बार, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार क्या रहेगा, दैट इज R रहेगा, ठीक है। और OP बार इज इक्वल, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और P के कोऑर्डिनेट पता है x y z, तो ये हमेशा xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप रहेगा। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, ये आने वाला है, ओके। उसके बाद अभी कंसीडर, अभी एंगल बिटवीन OP बार एंड x एक्सिस कितना है, अल्फा है। सो अल्फा इज क्या, एंगल बिटवीन क्या रहेगा, एंगल बिटवीन OP बार एंड x एक्सिस, दैट इज एंगल बिटवीन क्या रहेगा, OP बार एंड I कैप रहेगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करेंगे, OP बार डॉट I कैप क्या होता है, A बार डॉट B बार की डेफिनेशन क्या होगी, A बार डॉट B पर इज AB cos थीटा, वैसे यहाँ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप इनटू कॉस ऑफ क्या आएगा, एंगल बिटवीन OP बार एंड I कैप, दैट इज अल्फा है। OP बार की मैग्नीट्यूड हमने R ले लिए, I कैप की मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, और cos अल्फा वैसे रहेगा, R cos अल्फा है, ठीक है। वैसे ही OP बार आपको पता है, ये हमेशा xi प्लस yj प्लस z के आएगा, ये आपको कैप लिखना ही होता है, डॉट I कैप। तो अभी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है I डॉट I कितना होता है 1, J डॉट I कितना होता है 0, और K डॉट I की भी क्या होता है 0 होता है। तो ये आप क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, x इक्वल टू क्या आएगा, R cos अल्फा। सिमिलरली y क्या बनेगा फिर, y इक्वल टू R cos बीटा एंड z इज इक्वल टू R cos गैमा। सिमिलरली आपको यह लिखना है स्टेटमेंट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ऐसा लिखना है। फिर आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू किसमें डालना है, इस स्टेटमेंट में डालना है, ठीक है ना। ये एक्चुअली आ रही है ना, सो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल देंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, R cos अल्फा, तो R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, y की वैल्यू R स्क्वायर cos स्क्वायर या सॉरी बीटा रहेगा, और लास्ट में z की वैल्यू R cos क्या है, गैमा, तो R स्क्वायर cos स्क्वायर गैमा। तो और R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस क्या आएगा, cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव।
तो ये आपको प्रूफ 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, नोट दिस। देखो, उसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन नंबर्स। क्या होता है? और डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज को दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन नंबर। सपोज ए बी सी आर 3 रियल नंबर सच दैट they are always proportional to direction cosines of any line in space, and a upon l is equals to b upon m is equals to c upon m, then a b c are known as direction ratios। तब a b c को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं और नंबर्स बोलते हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में l हमेशा होता है प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा और डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे लिया है? सपोज ये हम k एज्यूम करेंगे, ये प्रूफ बोर्ड में नहीं पूछते। सपोज k एज्यूम करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, a अपॉन l क्या बनेगा? k। तो l की वैल्यू क्या आएगी? l इज इक्वल्स टू a बाय k आएगा। वैसे m की वैल्यू b बाय k और n की वैल्यू c बाय k आने वाली, बराबर, इस रिलेशन से। और फिर उसके बाद हमको पता है तीनों का रिलेशन क्या है? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। l की वैल्यू क्या है? a बाय k, तो a स्क्वायर बाय k स्क्वायर। m की वैल्यू b स्क्वायर बाय k स्क्वायर और n स्क्वायर क्या बनेगा? c स्क्वायर बाय k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो k स्क्वायर क्या आने वाला है? डेफिनेटली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आने वाला है। तो k की वैल्यू क्या बनेगी? प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और यही वैल्यू हम सपोज इसमें डाल देंगे इस स्टेटमेंट में, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो, l इज प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी सपोज डायरेक्शन रेशियोज दिए है आपको, सपोज डायरेक्शन रेशियोज निकालना। सपोज a पॉइंट इज गिवन x1 y1 z1 और b पॉइंट इज गिवन x2 y2 एंड z2 दिया है। सपोज आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने ए बी के, तो ए बी के डीआरएस क्या रहेंगे? डीआरएस डायरेक्शन रेशियोज a1, यानी a क्या होता है हमेशा? एक तो a में से b माइनस करो, नहीं तो b में से a माइनस करो। यानी सीधा x2 माइनस x1 भी करेंगे तो भी चलेगा, और x1 माइनस x2 करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको थ्रूआउट a में से b माइनस करना है, तो b में से a माइनस करना है। दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज आएगा। a x2 माइनस x1, तो b क्या रहेगा? y2 माइनस y1, c क्या रहेगा? z2 माइनस z1। और ये भी हो सकता है x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। ये आएंगे आपके DRS, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। ठीक है ना? अभी देखो, इसमें क्या होता है? इफ टू लाइंस आर पैरेलल रहेगा, दो लाइन स्पेस में सपोज पैरेलल रहेंगे, तो उनके DRS का रेशियो हमेशा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, जो हमने 3 डायमेंशन में देखा था, सॉरी 2 डायमेंशन में। If two lines are parallel, then a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। लेकिन इसमें अभी 3 डायमेंशन में आपको स्टडी करना है। if two lines are parallel, कोलिनियर और कोइंसिडेंट रहेगा, तो हमेशा a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to क्या बनेगा? c1 upon c2। ये कंडीशन है when two lines are parallel, कोलिनियर और कोइंसिडेंट। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, when two lines are parallel। ठीक है ना? तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का। और हमने देखा था कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हमने देखा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? a बार डॉट b बार अपॉन ab था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ab। अभी सपोज a बार ले लेंगे, सपोज हम a1i प्लस b1j प्लस c1 के ले लेंगे, तो ये a1 b1 c1 क्या आएंगे? a बार के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। b बार हम एज्यूम करेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2 के ले लेंगे, तो डेफिनेटली ये a2 b2 c2 क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड वेक्टर आएंगे ना। सेकंड वेक्टर यानी क्या रहेगा? b बार रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सपोज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है और एंगल बिटवीन टू लाइन इन स्पेस निकालना है, बराबर। उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? देखो, अभी a बार और b बार लेंगे तो क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, a बार और b बार का डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद a यानी क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इनटू b क्या रहेगा? फिर a2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, दैट इज b, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर आएगा। ठीक है? तो ये आएगा एंगल बिटवीन टू
वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू लाइन इन स्पेस, वही फॉर्मूला है। सिर्फ यहाँ A1 B1 C1 क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन और फर्स्ट वेक्टर रहेगा। A2 B2 C2 क्या रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड वेक्टर नहीं तो सेकंड लाइन रहेगा, ठीक है। और ये तो मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी लगभग डॉट प्रोडक्ट में जो हम cos थीटा निकलते हैं वैसे ही एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे का फॉर्मूला वही है। और देखो कंडीशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, थीटा कितना रहेगा, डेफिनेटली 90 रहेगा। cos 90 कितना होता है, डेफिनेटली 0 रहेगा। तो ये 0 रहेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, ये दोनों रूट इस साइड जाएगा, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बनेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0। ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी है, 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर वेक्टर्स बराबर ना रहेगा तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज आपको ए बी बार एंड सी डी बार परपेंडिकुलर दिखाना है सपोज, तो आपको क्या करना है, ए बी बार के डीआरएस निकालो, फिर उसके बाद सी डी बार के डीआरएस निकालो और डायरेक्टली देखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही तो लाइन बार क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। प्रूव करना है तो कंपलसरी ये कंडीशन प्रूव ही हो जाएगी, तो उसके हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो ए बी बार निकालो, सी डी बार निकालो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, ये भी कंडीशन चलेगी। उसमें भी तो यही आने वाला है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लेंगे। अभी सपोज A बार एंड B बार आर टू वेक्टर्स, A bar and B bar are two vectors such that angle between them is suppose theta। A bar और B bar का एंगल थीटा रहेगा, तो A bar क्रॉस B bar की डायरेक्शन आपको पता है, बाय राइट हैंड थंब रूल, कर्व द फिंगर फ्रॉम A bar to B bar, A bar to B bar, डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट A bar क्रॉस B bar। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है वेक्टर, ये पेन क्या इंडिकेट कर रहा है, A bar क्रॉस B bar, यानी A bar क्रॉस B bar इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A bar एंड B bar, यानी जिस प्लेन में A बार और B बार है उसी प्लेन को ये वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा, A बार क्रॉस B बार। तो ये होगा आपका A बार क्रॉस B बार, ठीक है। और B बार क्रॉस A बार क्या आएगा, उल्टा ना, कर द फिंगर फ्रॉम B बार टू A बार, डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेटेड, डायरेक्शन ऑफ क्या रहेगा, A बार B बार क्रॉस A बार रहेगा। B बार टू A बार हम कर रहे हैं ना, कर द फिंगर फ्रॉम B बार टू A बार, तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या रहेगा, इंडिकेट क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर कर रहा है ना, ए बार प्लस बी बार को क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये आपका बी बार क्रॉस क्या रहेगा, डेफिनेटली ए बार रहेगा। तो देखो ये दोनों वेक्टर इक्वल है बट अपोजिट है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट ये अपोजिट वेक्टर है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, ठीक है। तो इसमें आपको जनरल डेफिनेशन क्या रहेगी, देखो ए बार प्लस बी बार की, ए बार प्लस बी बार इज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये एन कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार प्लस बी बार होता है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है एन कैप, यानी क्या रहेगा, ये एन कैप क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, ठीक है। तो ये ए बार प्लस बी बार की डेफिनेशन है, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बार प्लस बी बार क्या बनेगा, डेफिनेटली ए बी साइन थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए बार प्लस बी बार इज ए बी साइन थीटा, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बराबर है। ये कब इक्वल रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार डायरेक्शन के हिसाब से, यानी माइनस बी बार क्रॉस ए बार रहेगा, तब ये इक्वल रहेगा, ठीक है। दोनों की डेफिनेटली मैग्नीट्यूड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार। थर्ड, if two vectors are collinear, parallel और equal रहेगा तो डेफिनेटली उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। देखो अभी दो वेक्टर्स कोलिनियर पैरेलल रहेगा तो थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। इफ ए बार पैरेलल टू बी बार रहेगा तो थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो ए बार प्लस बी बार क्या रहेगा, डेफिनेटली 0। यानी आपको सपोज दो वेक्टर कोलिनियर नहीं तो पैरेलल प्रूव करना है तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0। यानी ए बार क्रॉस प्रोडक्ट विद बी बार 0 आ रहा है, देन टू वेक्टर्स आर आइदर कोलिनियर रहेगा नहीं तो पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। यानी इसमें क्या रहेगा, डेफिनेटली ए बार प्लस ए बार हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। आपको पता आई जे के दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रहेगा, तो आई क्रॉस आई दैट इज कैप रहेगा, या जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा,
ठीक है ना, I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K हमेशा क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार रहेगा तो थीटा कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो ए बार क्रॉस बी बार की डेफिनेशन क्या आएगी, ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन 90 इंटू एन कैप। तो क्या बनेगा ये, ए बार क्रॉस बी बार इज साइन 90 पता है आपको 1 होता है, तो ए बी इंटू एन कैप। तो ए बार क्रॉस बी बार क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप रहेगा। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओनली क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सिंपल फॉर्मूला है। ए बी एन कैप की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो हम सपोज आई क्रॉस जे ले लेंगे, सपोज ये साइक्लिक मैनर लेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, साइक्लिक मैनर। आई क्रॉस जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई कितना रहेगा, देखो आई टू जे लेंगे, देखो साइक्लिक मैनर, आई क्रॉस जे हमेशा क्या रहेगा, के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे ये क्या रहेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगे, तो उसको परपेंडिकुलर वेक्टर क्या रहेगा, जेड एक्सिस ही होगा, तो उसका वेक्टर क्या है, के कैप आएगा। इससे भी डिफाइन करेंगे, देखो इससे तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 ही होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और एन कैप क्या रहेगा, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई बार एंड जे बार, जो भी है आई कैप एंड जे कैप, उसको परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर रहेगा, के कैप। इसमें एन कैप क्या आने वाला है, के कैप आने वाला है। ठीक है ना, ऑर्डर चेंज कर देंगे सपोज, तो जे क्रॉस आई हमेशा क्या रहेगा, माइनस के कैप रहेगा। इसमें भी जे क्रॉस के साइक्लिक मैनर है, जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या रहेगा, आई कैप रहेगा। ऑर्डर भी चेंज कर देंगे, देयरफॉर के क्रॉस जे हमेशा क्या आने वाला है, माइनस आई कैप आने वाला है। इसमें के क्रॉस आई क्या रहेगा, डेफिनेटली जे कैप रहेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज करेंगे, आई टू के कर लेंगे, है ना, आई के बाद क्या आता है, डेफिनेटली जे ही आता है, लेकिन ऑर्डर चेंज होने के बाद ये माइनस क्या बन जाएगा, जे कैप बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्रॉस प्रोडक्ट की, आई क्रॉस जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई, लेकिन ये साइक्लिक मैनर होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, 6 अभी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ का एक फॉर्मूला है, एन कैप इज इक्वल टू, यहां से हम निकल सकते हैं फॉर्मूला, देखो एन कैप इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ए बी ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड होती है ना, ये ए बी साइन थीटा क्या रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड रहेगी। तो डेफिनेटली एन कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और इसमें दो वेक्टर रहेंगे, एन कैप दो वेक्टर रहेंगे ना, अलॉन्ग ए बार क्रॉस बी बार, एक बी बार क्रॉस ए बार रहेगा, तो इसलिए आपको प्लस माइनस साइन देना पड़ेगा। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, उसके बाद 7 अभी जनरल ए बार क्रॉस बी बार जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये इन शॉर्ट किसकी डेफिनेशन है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखो ये ए बार एंड बी बार एडजेसेंट साइड वेक्टर्स ले लेंगे, सपोज ए बार और ये ओ बी बार ले लेंगे, ये ए बार और ये बी बार ले लेंगे, ठीक है, और ये हाइट निकालेंगे बी एम परपेंडिकुलर टू जो भी है परपेंडिकुलर टू ओ ए निकाला, ये थीटा ले लेंगे एंगल। अभी आपको पता है, देखो जनरल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और बेस क्या रहेगा, बेस यानी ओ ए रहेगा, बराबर है। हाइट यानी क्या रहेगा, हाइट यानी बी एम रहेगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अब साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी एच अपॉन बी रहेगा ना, साइन थीटा क्या रहेगा, एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, बी साइन थीटा, तो एच की जगह बी साइन थीटा डाल देंगे, और ये आपको पता है किसकी डेफिनेशन है, ए बार क्रॉस बी बार। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये जनरल क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है ना। और इसमें मैग्नीट्यूड हटा देंगे, मॉड हटा देंगे, तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बार क्रॉस बी बार। और सपोज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एक फॉर्मूला है, आपको डायगोनल वेक्टर पता रहेंगे d1 और d2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बन जाता है हाफ टाइम्स d1 बार क्रॉस d2 बार मॉडुलस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल वेक्टर्स आर नोन देन हाफ टाइम्स क्या रहेगा, d1 बार क्रॉस d2 बार। ये लिख सकते हैं, is also equals to half times magnitude of d1 bar cos d2 bar, ठीक है, that is area of parallelogram if diagonal vectors are known. Okay, note down this.
ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है सपोज आपको, तो इसका भी फॉर्मूला हाफ टाइम्स, आपको एक कौन सा तो भी पॉइंट कॉमन लेना है, सपोज ए बी कॉमन लेंगे, पॉइंट ए कॉमन पॉइंट लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार लेना है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सपोज आपने बी कॉमन पॉइंट लिया तो हाफ टाइम्स क्या बनेगा, बी सी बार क्रॉस बी ए बार, और सपोज सी कॉमन लिया तो हाफ टाइम्स क्या बनेगा, सी ए बार क्रॉस सी बी बार। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। और आप जब ए बी बार क्रॉस ए बी बार क्रॉस ए सी बार एक्सपांड करोगे तो ये हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। ये सिंप्लीफाई करोगे आप तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करोगे तो यही आने वाला है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। ये एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये कैसे एक्सपांड किया है, सपोज आपको पता है ए बी बार क्या रहेगा, डेफिनेटली बी बार माइनस ए बार आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए सी बार क्या रहेगा, सी बार क्रॉस ए बार आएगा, सॉरी सी बार माइनस ए बार आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार एंड डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस ए बार क्रॉस ए बार। ठीक है, तो ए बार क्रॉस ए बार तो जीरो ही आएगा, तो क्या बनेगा, बी बार क्रॉस सी बार, इसमें ऑर्डर चेंज कर देंगे, माइनस साइन हटा के प्लस ए बार टू बी बार कर देंगे, यहाँ भी माइनस साइन हटा के सी बार टू ए बार करेंगे। तो आ रहे हैं साइक्लिक मैनर, देखो ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई करना है, सपोज ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार रहेगा तो इट इज सेम एज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, लेकिन ऐसा दिया होगा सपोज बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार दिया है तो आपको ऑर्डर वाइज ही मल्टीप्लिकेशन करना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बी बार क्रॉस ए बार ही करना है पहले, यानी बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए आपको ऑर्डर वाइज ही क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आने वाला है। ओके, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, ए बार प्लस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बी साइन थीटा होती है, बराबर है, बराबर है। उससे बाद साइन थीटा क्या बनेगा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी, ये साइन थीटा का फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी। और ए बार क्रॉस बी बार की डिफिनेशन आपको पता ही है, ये हमेशा विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। इन डिटरमिनेंट क्या होता है, फर्स्ट रो में आई जे और के क्या ये यूनिट वेक्टर होते हैं, फिर सेकंड रो में क्या होता है, ए बार के आई जे और के कोएफिशिएंट होते हैं, सपोज a1 b1 c1 आएंगे, और सेकंड थर्ड रो में कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के फॉर बी बार वेक्टर रहेगा a2 b2 एंड c2। ये क्रॉस प्रोडक्ट की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही है, आपको याद रखना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी वेक्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी सपोज ए बार बी बार सी बार बी एनी थ्री वेक्टर, देन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय इन बॉक्स ए बार बी बार सी बार। ये जनरल डेफिनेशन है, ए बार बी बार सी बार बी एनी थ्री वेक्टर्स रहेगा, then a bar dot b bar cross c bar is known as scalar triple product। और ये also क्या बोलते हैं, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये a bar b bar और c bar होता है। ठीक है, और इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इनडिटरमिनेंट। आपको क्या करना है, सीधा फर्स्ट रो में a बार के कोएफिशिएंट लेने i j k के, दैट इज a1 b1 c1, फिर b बार के कोएफिशिएंट लेने सेकंड रो में a2 b2 c2, और थर्ड रो में क्या करना है, सी बार के आई जे और के कोएफिशिएंट लेना a3 b3 एंड c3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सब हमने क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, सब प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो आपका ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ही बनने वाला है। इसका प्रूफ आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी इसमें क्या होता है,
the value of scalar triple product remains same if we interchanging the order of vectors by cyclic manner. यानी a bar to b bar, b bar to c bar, यानी a bar dot b bar cross c bar is same as, b से स्टार्ट करेंगे तो b bar dot c bar cross a bar is same as c से स्टार्ट करेंगे c bar dot, उसके बाद क्या आएगा a bar cross b bar आएगा. तो साइक्लिक मैनर है a to b, b to c, b to c, c to a, c to a, a to b. साइक्लिक मैनर रहेगा तो डेफिनेटली तीनों की वैल्यू सेम ही होती है. ठीक है. उसके बाद आउट ऑफ 3 वेक्टर्स इफ 2 वेक्टर्स आर सेम इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन द वैल्यू रिमेन 0. वैल्यू क्या आती है उसकी 0 आती है. यानी a बार डॉट b बार क्रॉस a बार रहेगा तो वैल्यू क्या आने वाली इसकी 0 ही आने वाली. और डिटरमिनेंट में भी प्रॉपर्टी है ना, इफ 2 रोज आर सेम और 2 कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. तो इसमें डेफिनेटली 2 रो सेम ही आने वाले, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आने वाली 0 आने वाली. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, if interchanging dot by cross or cross by dot in a scalar triple product then value remains same. यानी a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट रिप्लेस करेंगे स्टिल वैल्यू सेम होती है. देखो a बार क्रॉस b बार डॉट c बार, देखो अभी ये a बार क्रॉस b बार डॉट c बार, ये उल्टा भी लिख सकते हैं ना, c बार डॉट a बार क्रॉस b बार, ये साइक्लिक मैनर ही आ रहा है ना, c to a, a to b, तो स्टिल वैल्यू सेम हो जाती है. ठीक है. उसके बाद ये आपको याद रखना है, 2 वेक्टर्स आइडेंटिकल रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा. आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 वेक्टर्स पैरेलल कोलिनियर नहीं तो इक्वल रहेंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा. इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर a बार b बार c बार आर कोप्लेनर देन डेफिनेटली देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0. एंड a बार डॉट b बार क्रॉस c बार मस्ट भी क्या होता है 0 होता है व्हेन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. ठीक है ना. कोप्लेनर की डेफिनेशन हमने इसमें भी देखा था, किसमें, स्टार्टिंग में हमने एक थ्योरम देखा था. देखो, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वन ऑफ द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर. यानी हम ये कह सकते हैं a बार इज इक्वल्स टू x b बार प्लस y c बार. ये b बार की जगह भी आप लिख सकते हैं, b बार इज x a बार प्लस y c बार भी हो सकता है. यानी वन ऑफ द वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर रहेगा तो भी स्टिल दे आर व्हाट कोप्लेनर रहेगा. तो ये कोप्लेनर के 2 कंडीशन हमने स्टडी किया था, स्टार्टिंग में थ्योरम में देखा था ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, और ये अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको याद रखना है. a बार डॉट b बार क्रॉस c बार हमेशा 0 कब रहेगा, जब तीनों वेक्टर क्या रहेंगे कोप्लेनर रहेंगे. और ये भी हमने कंडीशन देखा था इससे पहले, तो ये दोनों कंडीशन करेक्ट है. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज है. ठीक है. और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है a बार डॉट b बार क्रॉस c बार का, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड is always equals to a bar dot b bar cross c bar, where a bar b bar c bar these are the concurrent edges of parallelepiped. concurrent edges यानी कौन सा रहता है concurrent, adjacent sides सब corners. ठीक है ना. ये adjacent क्या रहेंगे, corners रहेंगे. देखो a bar b bar and c bar एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे, a bar b bar and c bar. ठीक है. एक कॉमन पॉइंट लेके 3 जो वेक्टर नॉन कोप्लेनर आने वाले पैरेललोपाइड के वही रहेंगे, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, उनका इस बॉक्स प्रोडक्ट कहने क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड रहता है. इसका प्रूफ डिलीट किया है इस मतलब इस साल क्या किया है, 25% में जो डिलीटेड पार्ट आ रहा है उसमें ये पार्ट उन्होंने डिलीट किया. यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का एक प्रूफ था 3 मार्क्स के लिए, हमेशा बोर्ड में पूछते थे. ठीक है ना. अभी उन्होंने हटा दिया. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज ऑलवेज टेट्राहेड्रॉन इज ऑलवेज क्या होता है 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है. यानी बॉक्स प्रोडक्ट a बार b बार c बार और 1/6 टाइम्स a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या रहता है पैरेललोपाइड. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज a बार डॉट b बार क्रॉस c बार रहेगा. ठीक है. तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है कुछ. ठीक है ना. साइक्लिक मैनर में वैल्यू सेम होती है, डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट रिप्लेस करेंगे स्टिल वैल्यू सेम होती है. ठीक है. और इसमें और एक प्रॉपर्टी भूल गया मैं बताना, 7, इफ ऑर्डर ऑफ एनी 2 वेक्टर्स आर इंटरचेंज इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन उसमें क्या चेंज होता है, ओनली माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है. यानी सपोज a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, इसमें ऑर्डर चेंज करने के 2 वेक्टर के तो माइनस साइन आगे आ जाता है. यानी a बार डॉट c बार क्रॉस b बार आएगा.
तो ये साइक्लिक मैनर नहीं रहेगा, तो माइनस का डिफरेंस तो आने वाला है, क्योंकि देखो दो रो इंटरचेंज करेंगे डिटरमिनेंट में, स्टिल डिटरमिनेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। कौन से भी दो रोज इंटरचेंज करेंगे, कॉलम नहीं तो रोज, तो वैल्यू में माइनस साइन का डिफरेंस आता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको किस में याद रखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो हमारा थ्योरी पार्ट इतना ही था वेक्टर में। अभी इसमें क्या करना है आपको, अभी हमने एक असाइनमेंट बनाया, यानी आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से हमने सेक्शन ए बी सी और डी, सेक्शन ए में क्या होता है, कुछ 8 MCQ होते हैं और 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने एक ऐसे असाइनमेंट बनाई, एज पर पैटर्न के हिसाब से असाइनमेंट बनाई है हमने, थ्योरी क्वेश्चन पैटर्न बनाया हमने। तो आप क्या करो, ये वेक्टर के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप क्या करना है, उसको सॉल्व करना है आपको अच्छी तरह से, उसका सोल्यूशन भी रेडी है, तो सोल्यूशन एंड में कैसे सॉल्व किया है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, बोर्ड में वो सॉल्व करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया वो भी देख लो एक बार, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जब ये वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका रिवीजन लेक्चर, उसके बाद आप वो सॉल्व कर लो, तो उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप वेक्टर का इतना पार्ट अच्छी तरह से कर लो, आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, ओके। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।